आज हम पॉलिटी का लेक्चर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से। मतलब क्या? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज एन आइडिया ऑफन एसोसिएटेड with the political theories of John Locke and the founders of the American Republic, that a government can and should be legally limited in its powers, and that its authority or legitimacy depends on its observance of these limitations. हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड होता है। सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड होता है। ठीक है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम रहता है, वही अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रहता है? पार्लियामेंट सुप्रीम रहता है। ठीक है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं आइडिया की, जो कि जॉन लॉक ने बताया था कि एक आइडिया है कि गवर्नमेंट को हम कुछ पावर्स देंगे, हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, किसी स्ट्रक्चर में जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी। इस स्ट्रक्चर के बाद जो पावर देंगे गवर्नमेंट को, एक लीगल अथॉरिटी बनाएंगे। लीगल अथॉरिटी, ये लीगल अथॉरिटी क्या करेगी? रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी। रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी। अब इस गवर्नमेंट को हम सुप्रीम, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है? भगवान नहीं है, एंजल नहीं है। करेक्ट, भगवान नहीं मतलब क्या? हमेशा सही काम करे, हो सकता है ये काम जो है गलत भी करे। तो इस पे जो गवर्नमेंट बनाएंगे और जो भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, इन पे जो लोग बैठेंगे, फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, इन पे हम लिमिटेशंस लगाएंगे, हम इनको लिमिटेड पावर देंगे। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक आइडिया हुआ। अब इस लिमिटेड पावर में हम 5 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। 5 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो पहला आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। मतलब क्या? सेपरेशन ऑफ पावर्स में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी सबको सेपरेट रखेंगे। मतलब जो मिनिस्टर हैं वो जुडिशियल मतलब जज नहीं बन सकता, जज की पोस्ट पे नहीं जा सकता। सेम एग्जीक्यूटिव का है। अब इंडिया में चूंकि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर हम फॉलो नहीं करते हैं, यहाँ पे लेजिस्लेटिव में एग्जीक्यूटिव के जो है मिनिस्टर्स यहाँ पे बनते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह वगैरह। इनको चेक कौन करता है? तो इनको चेक करते हैं अपोजिशन। जब भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अपनी नई पॉलिसीज लाती है तो अपोजिशन गवर्नमेंट क्या करती है? इनको क्वेश्चन करती है, जो कि इसका रोल है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं पॉपुलर सॉवरेनिटी पे। मतलब क्या? आपको किसी भी गवर्नमेंट को 5 साल मिलते हैं, 5 ईयर्स हमने आपको दिए। अब इन 5 सालों में आप क्या काम करोगे आप देखो। इसके बाद लोग हैं, पीपल आपको वापस से वोट करेंगे नहीं करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपने वर्क अपना काम कैसा किया है। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पॉपुलर सॉवरेनिटी। इसके बाद आता है रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ में क्या होता है कि आप किसी भी पर्सन को ऐसे ही किसी भी रीज़न से पनिश नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी पर्सन ए ने मिनिस्टर के खिलाफ कुछ बोल दिया, तो इसका मतलब ये है कि मिनिस्टर एक अगले दिन जाएगा, ऑर्डर पास करेगा कि जाओ इसके घर को तोड़ दो। तो ऐसा नहीं हो सकता। आप इस पर्सन को अकॉर्डिंग टू लॉ ही ट्रीट करोगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ही ट्रीट करोगे। आप बिना वजह इसको पनिशमेंट नहीं दे सकते या कुछ इसके साथ हार्म नहीं कर सकते। तो नो बॉडी शैल बी मेड टू सफर इन बॉडी और गुड्स एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ। ठीक है। अगला आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। मतलब क्या? जब कोई जज अपना फैसला सुनाए तो वो मिनिस्टर के ऊपर, मिनिस्टर ऑफ जो भी लेजिस्लेटिव है, इसका इन्फ्लुएंस इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मिनिस्टर कब जब चाहे अपनी मर्जी से जज को बिठा सकता है, जब चाहे जज को हटा सकता है, तो प्रैक्टिकली क्या जज पे तेरा प्रेशर रहेगा। अगर इस मिनिस्टर के अगेंस्ट उसने कोई केस सुना दिया तो यहाँ से ये हटा दिया जाएगा। करेक्ट। इसीलिए हमारे पास क्या है? इम्पीचमेंट प्रोसेस होती है जज को हटाने के लिए। काफ़ी स्ट्रिक्ट वोटिंग सिस्टम है हमारे यहाँ पे। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ठीक है। इसके बाद आता है इंडिविजुअल राइट्स। मतलब क्या? हमारे पास इसको बोलते हैं हम फंडामेंटल राइट्स। मतलब गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन जो है कुछ राइट्स जो है
इंडिविजुअल और पीपल के सिटीजन्स को यहाँ पे देता है उस कंट्री के। अब ये राइट्स को जो है स्टेट को प्रोटेक्ट करना है और अपनी लिमिट में रहना है। मतलब किसी भी केस में स्टेट जो है ये राइट्स इस इंडिविजुअल से नहीं ले सकती, इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल राइट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में ये सारे आइडियाज़ आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं तो बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी रिफर्स टू द एडहेरेंस टू एंड प्रमोशन ऑफ द कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स एंड ethos enshrined in the Constitution. It encompasses the idea that the Constitution is not merely a legal document but a framework that upholds the rule of law, democratic values, liberty, equality, and justice. Constitutional morality implies that the actions of the government, institutions, and the individuals must align with the spirit of the Constitution, ensuring fairness and respect for the rights and fostering a culture of constitutionalism. Constitutional morality is not a natural sentiment, it has to be cultivated. We must realize that our people have yet to learn it. Democracy in India is only a top dressing on an Indian soil, which is essentially undemocratic. डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था। मतलब क्या, हमने डेमोक्रेसी इंडिया में दे तो दी है, हमने डेमोक्रेसी कंट्री बना दिया, उसका स्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन लोगों को अभी भी डेमोक्रेसी होता क्या है, किस तरह यूज़ करना है पता नहीं है। कि जब आपका कोई प्रॉब्लम इन्फ्रिंज हो, मतलब कि रूल्स लॉज ब्रेक हुए, तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट जाना है, पत्थर नहीं फेंकना है लोग। तो लोगों को डेमोक्रेसी अभी होता क्या है, इसकी पावर क्या है, इसके बारे में पता नहीं। ठीक है, और ये स्टेटमेंट किसने दिया था, डॉक्टर अंबेडकर ने। ठीक है, आगे चलते हैं। तो फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी होता क्या है, तो समझते हैं हम। सेक्शन 497 ऑफ द आईपीसी एडल्टरी का एक केस था, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी और आपकी पर्सनल मॉरलिटी के अकॉर्डिंग होता क्या है। फॉर एग्जांपल ये है एक मैन, यहाँ पे एक वुमेन। ठीक है, अब ये वुमेन किसी थर्ड पर्सन आउटसाइडर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाती है। ठीक है, तो इस केस में स्टेट यहाँ पे क्या बोलता है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है, और चूंकि ये वुमेन जो है इस मैन की जिससे इसने शादी की इसकी प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी को किसने थेफ्ट किया है, चोरी की है, एक आउटसाइडर मैन ने, तो मतलब प्रॉपर थेफ्ट का केस है ये। और इस केस में जो ये है क्रिमिनल ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस है, और इस केस में जो इस मैन को जो है पनिश किया जाएगा स्टेट के द्वारा। अब इसमें हमें दो पार्ट समझना है। दो टाइप के केसेस होते हैं, एक सिविल केस होता है, एक होता है क्रिमिनल केस। सिविल केस में क्या होता है, छोटे मोटे डिस्प्यूट होते हैं। फॉर एग्जांपल दो लोगों के बीच झगड़ा हुआ, इंडिविजुअल के बीच में दो झगड़ा हुआ, तो यहाँ पे पेनल्टी दी जाती है कि आप इसमें पेनल्टी भरो, ये करो, इस तरह का। क्रिमिनल केस में क्या होता है, स्टेट एक्शन लेती है। फॉर एग्जांपल रेप केस, तो यहाँ पे स्टेट इन्वॉल्व होगी, मर्डर हुआ तो यहाँ पे स्टेट इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो इसी साइड में क्या होता है, जब इस तरह का केस हो रहा है कि एक वुमेन और एक आउटसाइडर मैन आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, तो यहाँ पे स्टेट इन्वॉल्व हो रही है, यहाँ पे क्रिमिनल केस बताया जा रहा है इसको। ठीक है, और कहा क्या जा रहा है कि वुमेन यहाँ पे जो है कि एक सोशल मेंटालिटी हमारी यहाँ पे है इंडिया में कि हमेशा वुमेन ही विक्टिम होती है और मैन हमेशा क्या होगा, ऑपरेसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ क्या बोलते हैं कि मैरिड वुमेन डज नॉट लूज अ सेक्सुअल आइडेंटिटी। अगर कोई मैरिड वुमेन है, अगर ये वुमेन मैरिड है, इसका मतलब ये नहीं कि मैन की प्रॉपर्टी है, इसकी खुद की सेक्सुअल आइडेंटिटी है। अगर वो चाहे तो आउटसाइडर मैन से सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकती है। ठीक है, लेकिन सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकती है, लेकिन आप इसको क्रिमिनल ऑफेंस ट्रीट नहीं कर सकते, इसे क्रिमिनल ऑफेंस ट्रीट नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, एज अ पब्लिक डिस्प्यूट मान सकते हो कि एक पब्लिक डिस्प्यूट है, सिविल केस है, ना कि क्रिमिनल केस है। और स्टेट का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, क्योंकि आप इससे क्या कर रहे हो, एक वुमेन की इक्वालिटी, लिबर्टी, इस पर हार्म कर रहे हो।
मतलब इसकी ऑटोनॉमी छीन रहे हो, एक सेक्सुअल ऑटोनॉमी छीन रहे हो। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या था? डॉक्टर पी वाई चंद्रचूड़ बोलते हैं कि मैरिड वुमेन डज नॉट लूज हर सेक्सुअल आइडेंटिटी, वो अभी भी किसी थर्ड मेन से सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये मेन क्या कर सकता है कि आप इस केस में डिवोर्स फाइल करो, आपको पसंद नहीं है आप डिवोर्स केस फाइल करो इस वुमेन के अगेंस्ट, ठीक है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे नेक्स्ट दूसरे देते हैं जस्टिस आर एफ नारीमन, ये बताते हैं कि ये ओल्ड नोशन है कि हमेशा मैन ही अप्रेसर है, मतलब मैन ही अप्रेसर और वुमेन विक्टिम है। ये बिल्कुल गलत है और इस केस में क्या होगा, आउटसाइडर मेन को हम पनिश नहीं कर सकते, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है क्योंकि दोनों के बीच में सेक्स जो हुआ है वो म्यूचुअल रिलेशन म्यूचुअल अग्रीमेंट के बीच हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑपरेसर नहीं है, यहाँ पे वुमेन विक्टिम नहीं है और ना ही वुमेन यहाँ पे एक मैन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो चंद्रचूड़ का ये जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ का ये स्टेटमेंट था, मैरिड वुमेन डज नॉट लूज हर सेक्सुअल आइडेंटिटी। वहीं जस्टिस आर एफ नारिमन का ओल्ड नोशन दैट मैन इज ऑपरेसर एंड वुमेन इज विक्टिम, ये कम्प्लीटली गलत है, ठीक है। तो इस केस में इस जजमेंट के थ्रू अब ये केस जो है सिविल मैटर बन जाता है, मतलब कि आप डिवोर्स फाइल कर सकते हो पर क्रिमिनल ऑफेंस, मतलब क्या स्टेट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, इसे से सिविल डिस्प्यूट ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट से पूछती है कि क्या ये डिफेंस पर्सनल के लिए भी एप्लीकेबल है, क्या ये जजमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिलिट्री ऑफिसर है, मैन है, वो बॉर्डर पे पहरा दे रहा है, बॉर्डर पे है। अब इसी बीच क्या होता है, एक वुमेन जो है किसी थर्ड और आउटसाइडर के साथ सेक्स करती है, सेक्सुअल रिलेशनशिप में होती है, तो क्या इस केस में भी ये जजमेंट वैलिड होगा, जजमेंट वैलिड होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, यहाँ पे अगेन मैन एंड वुमेन की बात हो रही है कि वुमेन और आउटसाइडर से सेक्स करती है, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि नहीं, इस केस में ये जजमेंट वैलिड नहीं होगा और इस केस में आउटसाइडर को पनिश किया जा सकता है, आउटसाइडर को पनिश किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि अगर हम बात करें कि मैन हमारा आर्मी ऑफिसर है, वुमेन जो है हमारी घर में है, लेकिन इन केस अगर अपोजिट करें हम इसका कि वुमेन आर्मी ऑफिसर हैं और मैन जो है घर में और किसी आउटसाइडर वुमेन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है, तो ये थोड़ा डिलेमा वाला केस इसको देखने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो हम अब बात करते हैं हमारी जो कंट्री है, हमारा जो समाज सोसाइटी है, समाज है, वो उसने डिवीजन ऑफ लेबर कर रखा है। मतलब क्या, ब्राह्मण जो है टीचर होगा, क्षत्रिय जो है सोल्जर होगा, वैश्य जो है ट्रेडर होगा और शूद्र जो है क्लीनर होगा, मतलब साफ सफाई करने वाला होगा। अब फॉर एग्जांपल इस शूद्र ने, मतलब क्या, सोसाइटी का स्ट्रेटिफिकेशन लेयर बना रखी। अब फॉर एग्जांपल इस शूद्र ने कुछ नॉलेज गेन कर लिया तो क्या होगा, इसका प्रमोशन हो जाएगा और वो ब्राह्मण अपर ऊपर सोसाइटी में चला जाएगा। लेकिन आगे चल के फ्यूचर में सब बंद हो जाता है। अब ये स्ट्रिक्ट रिजिडिटी हो जाती है, मतलब क्या, बाय बर्थ आप ब्राह्मण हो, बाय बर्थ आप क्षत्रिय हो, बाय बर्थ आप वैश्य हो और बाय बर्थ आप शूद्र हो। मतलब क्या, अब आप जिस तरह एक्सीडेंट, मतलब जिस एक्सीडेंट से आपका बर्थ हुआ है, अब आप वही आपको डिसाइड करेगा, आपका एजुकेशन आपका प्रोफेशन उसी से डिसाइड होगा, ठीक है। तो नॉट बेस्ड ऑन द जॉब, बेस्ड ऑन बर्थ हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे प्योरिटी और पॉल्यूशन का सिस्टम क्रिएट होता है हमारी कंट्री में। मतलब क्या, एक ब्रिटिशर है लुइस डोमेंट, जो कहते हैं कि इंडिया में गंदगी और सफाई जो है बाय बर्थ के हिसाब से देखी जाती है। मतलब आप शूद्र हो तो गंदे हो, ब्राह्मण हो बाय बर्थ तो आप साफ सुथरे प्योर हो, जिसको हम बोलते हैं जाति, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये सिस्टम जो है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन भी आपके ब्राह्मण हिंदू सिस्टम फॉलो करेगा? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन इसको फॉलो नहीं करता है। हमारे पास हम जब लॉज है तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को मानते हैं। आप इस तरह डिस्क्रिमिनेशन किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं कर सकते हो, ठीक है।
आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आता है ऑफेंसेस, मतलब क्या, दो टाइप के ऑफेंस होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, दैट कैन पुलिस कैन अरेस्ट द एक्यूज्ड विदाउट वारंट। फॉर एग्जांपल पुलिस जो है किसी भी पर्सन ए को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है अगर इस पर्सन ने मर्डर किया है, रेप किया है, किडनैपिंग की है, डकैती की है, थेफ्ट चोरी की है, डाउरी डेथ मतलब डाउरी के चक्कर में डेथ हुई है, करप्शन केसेस है, तो बिना वारंट के आपको अरेस्ट किया जा सकता है। इसको हम बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। वहीं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, मतलब आपको बिना वारंट के पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्स मैजिस्ट्रेट परमिशन, आपको यहाँ पे मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेना पड़ती है, लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको मैजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं ले सकते, ज़रूरी कंपलसरी नहीं है, सॉरी कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे जनरली लेस सीरियस ऑफेंसेस के लिए, फॉर एग्जांपल सिंपल हर्ट, डिफेमेशन, पब्लिक नुआंसेस, क्रिमिनल ट्रेसपासेस, फ्रॉजरी, इन सब केस में क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से आपको वारंट कंपलसरी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलता है नवदेव सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस में होता क्या है कि फॉर एग्जांपल नाज फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीएलटी, दिल्ली हाईकोर्ट क्या सुनाती है कि जो होमोसेक्सुअल मतलब एलजीबीटी क्यू पर्सन से होमोसेक्सुअल होते हैं, मतलब वुमेन वुमेन सेक्स कर रही है या फिर मेन और मेन सेक्स कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम होमोसेक्सुअल। ठीक है, एलजीबीटी क्यू अगर ये पर्सन सेक्स करते हैं तो इसे हम क्रिमिनल ऑफेंस बताते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेट बोलती है ये क्रिमिनल ऑफेंस है, मतलब नेचर की अगेंस्ट है, नेचर ऑफ ऑर्डर की अगेंस्ट है। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 377 आईपीसी पेनल कोड के थ्रू इसे रेप केस माना जाएगा कि इंट्रोड्यूस क्रिमिनलाइज कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर डिसप्रोपोर्शनली टारगेटिंग होमोसेक्सुअल एक्ट्स। ठीक है, तो इसमें नाज फाउंडेशन दिल्ली हाई कोर्ट में पिटिशन दायर कर लगाती है। यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट इसको डीक्रिमिनलाइज कर देती है, मतलब क्या, होमोसेक्सुअल को डीक्रिमिनलाइज कर देती है। लेकिन यहाँ पे अगेन जब ये सुप्रीम कोर्ट जाता है 2013 में, तो सुप्रीम कोर्ट इसको क्रिमिनलाइज कर देता है, इसको हाई कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स कर देता है, उसको क्रिमिनलाइज कर देता है। ठीक है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये काफ़ी छोटी माइनॉरिटी है और ये छोटा बहुत मिनिस्कल टास्क है, इसके लिए लेजिस्लेटिव लॉ लिया है, ठीक है चलेगा, पर हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ये क्रिमिनलाइज कर देती है कि माइनॉरिटी पे सुप्रीम कोर्ट ध्यान नहीं देगी। ठीक है, देन नेक्स्ट केस आता है 2016 में, फाइनली नवदेव सिंह जौहर एंड अदर्स अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने जजमेंट को रिवर्स कर देती है और कहती है कि सेक्शन 377 जो है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोलती है, इसको क्या बोलती है, रेड डाउन कर देती है। रेड डाउन कर देती है मतलब क्या, हमें समझना है यहाँ पे कि सेक्शन 377 जो है 3 केसेस में अप्लाई होता है। होमोसेक्सुअलिटी मतलब मैन मैन आपस में सेक्स कर रहे हैं या फिर वुमेन वुमेन आपस में सेक्स कर रहे हैं, इसको होमोसेक्सुअलिटी बोलते हैं। बेस्टियलिटी मतलब क्या, सेक्स विथ एनिमल्स, कोई पर्सन है जो सेक्स एनिमल्स के साथ सेक्स कर रहा है। इंसेस्ट मतलब क्या, एक पर्सन जो अपनी सिस्टर मदर इनके साथ सेक्स कर रहा है। तो ये जो है होमोसेक्सुअलिटी क्रिमिनलाइज नहीं है, इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाता है। लेकिन बेस्टियलिटी, इंसेस्ट, इसको क्रिमिनलाइज किया जाता है कि अभी भी क्रिमिनलाइज है। मतलब क्या, एक पोर्शन को जो सुप्रीम कोर्ट है वो हटा देता है, मतलब रेड डाउन कर देता है, रेड डाउन सेक्शन 377 को कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हमें आईपीसी को चेंज करके, इंडियन पैनल कोड को चेंज करके भारतीय न्याय संहिता बीएनएस लाया जाता है। लेकिन इस बीएनएस में सेक्शन 37 जैसे कोई लॉ नहीं है। मतलब इन केस अगर मैन किसी दूसरे मैन का रेप करता है तो आप यहाँ पे रेप केस फाइल नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आप बोल सकते हो कि आपको उस पर्सन ने हर्ट किया है, ग्रीवियस हर्ट का एक पिटिशन दायर कर सकते हो, केस लगा सकते हो, लेकिन रेप केस यहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो
यही था नवदेव सिंह जोहर में फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा था, इक्वालिटी। आर्टिकल 15 प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ये वायलेट हो रहा था, ठीक है। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, सेक्शन 377 जो है वायलेट कर रहा था, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की हम जब बात करते हैं तो उसको बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑर्गेनाइज की गई थी, बनाई गई थी 19 दिसंबर 1946 में, ठीक है। इसके में काफ़ी सारे कमिटीज़ बनाई गई थी। फॉर एग्जांपल इसके एडवाइज़र थे BN राव, ठीक है। अब काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ थी, सबसे इंपॉर्टेंट थी ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फाइनली में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 23 नवंबर 1949 में बनाती है, और ऑलमोस्ट 3 इयर्स लग जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो और यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल काफ़ी जगह से लिए गए। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट जो है US से लिया गया है, DPSP जो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है USSR से लिया गया है। हालांकि ये जो है स्टार्टिंग में नहीं था, बाद में इंदिरा गांधी इसको लाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग बोलते क्या है, आपको इतना टाइम क्यों लग गया, मतलब आपको 3 साल क्यों लग गया जब आपको कॉपी पेस्ट ही करना था। मतलब क्या, बैग ऑफ बोरोइंग्स, मतलब हमने काफ़ी जगह बोरो किया हुआ है, ठीक है। तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉपीड कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या हमने इसको कॉपी करा है। सो अ कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स द एजेंडा फॉर द फ्यूचर, इट शुड लुक फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड। Learning from the past is good, but an uncritical outlook towards the past and the desire to revive past values is fundamentalism. We are indeed proud of our glorious civilization that gave birth to idea of India, that underlines protection to and preservation of diversity, tolerance and acceptance. If the entire world is our family, Vasudeva Kutumbakam, we are entitled to adopt ideas from anywhere. मतलब अगर हम बोलते हैं कि वर्ल्ड एक फैमिली है, तो हम क्यों ऐसा बोलते हैं कि हमने US से कॉन्स्टिट्यूशन लिया है और US से कुछ अच्छी चीज़ें ले रहे हैं, तो हम क्यों इसको बाहर निकाल देते हैं। जब हम बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम, तो वाई वी हम क्रिसमस मनाते हैं जब लोग, तो बोलते हैं कि हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। जबकि हम बोल रहे हैं कि हम वासुदेव कुटुंबकम, मतलब एक पूरा वर्ल्ड हमारी फैमिली है। तो हम अब क्यों अपनी फैमिली के कुछ मेंबर्स को बाहर निकाल देते हैं, इस बात को बोलने के लिए कि हम एक सिविलाइज्ड अपनी सिविलाइजेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्या हम अपने ही वर्ड वासुदेव कुटुंबकम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, जो हम बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद हम आते हैं मेजॉरिटी, कि मेजॉरिटी कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे टोटल सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, फ्लेवर 1, 2, 3 एंड 4, ये सब देखते हैं। तो सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है, यहाँ पे बोलते हैं मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। मतलब क्या, हमारे पास लोकसभा में स्ट्रेंथ है 543 मेंबर्स हैं, लेकिन उस लोकसभा को सिर्फ 500 मेंबर्स अटेंड करते हैं। तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ सिंपल मेजॉरिटी क्या होगी, उस टाइम पे कितने मेंबर्स प्रेजेंट है उस टाइम पे लोकसभा में और वोट करते हैं, उसका 50% हम मानेंगे। तो मतलब 500 लोग प्रेजेंट है, तो इसका 50% क्या होगा, 250 प्लस, करेक्ट। तो यहाँ पे कोई भी बिल अगर लाया जाएगा उसको सिंपल मेजोरिटी से पास कराना है, तो जितने मेंबर प्रेजेंट होंगे उसको हम काउंट करेंगे, उसका 50% जितना भी होगा मोर देन 50%, उसको हम बोलेंगे सिंपल मेजोरिटी और उस बिल को पास कर देंगे, ठीक है। जो मेंबर एब्सेंट है उनको जाएंगे, उनको हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन हम बाद में आते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी पे। तो यहाँ पे हम बोलते हैं टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, मतलब जितने मेंबर हाउस है उससे 50% वोट होना चाहिए। मतलब 543 अगर मेंबर्स है तो 272 प्लस मेंबर्स का वोट करना कंपलसरी है, तभी ये बिल पास माना जाएगा और लॉ में इनैक्ट किया जाएगा, इसे एक्ट माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है इफेक्टिव मेजोरिटी। तो यहाँ पे हम टोटल लेते हैं 543 मेंबर कंपलसरी है। तो वहीं हम जब बात करें इफेक्टिव मेजोरिटी की, तो हो सकता है कि 543 में से कुछ मेंबर्स जो है उनकी डेथ हो चुकी है, कुछ मेंबर्स ने रिज़ाइन कर दिया है। तो हमारे पास करंटली स्ट्रेंथ कितनी है, 500। मतलब क्या, 43 वैकेंसीज अभी हैं। तो क्या होगा इफेक्टिव मेजोरिटी में, क्या होगा
इस 500 का हम 50% लेंगे, ठीक है। तो 251 जो इस 500 का मेजोरिटी होगा, 251 प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा, इस मेजोरिटी को, ये मेजोरिटी कहाँ लगती है, तो अ वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट पास बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर्स, मतलब हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव मेजोरिटी की, मेंबर्स ऑफ द काउंसिल एंड अग्रीड टू बाय द हाउस ऑफ द पीपल। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की, इफेक्टिव मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ये जो टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब करता है किस तरह की वोटिंग सिस्टम होना चाहिए, तब हम एक बिल और ये काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाइस प्रेसिडेंट केस में यहाँ पे बता रहे हैं कि मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स पास बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर्स, उस टाइम में जितने मेंबर्स प्रेजेंट है, देन मेंबर्स अप्लीकेबल है, वैकेंसी जो मेंबर्स अभी है, देन मेंबर्स, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। मतलब 500 मेंबर्स हमारे पास है हाउस में, इनकी वोटिंग लगेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, तो हम बात है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ टाइप 1 पे। तो यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसको हम बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। अब इसमें क्या होगा, प्लस होगा, मतलब क्या, स्पेशल मेजोरिटी 1 आपने समझ लिया है, यहाँ पे प्लस कर दो मेजोरिटी ऑफ द 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग विथ 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। मतलब क्या, आपको किसी जज को, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज को और इलेक्शन कम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है, तो आपको यहाँ वोटिंग सिस्टम लाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट 543 हमारे पास लोकसभा में सीट है, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पे 50% चाहिए हमको सीट, मतलब क्या 250 प्लस होना चाहिए, सॉरी 272 प्लस मेंबर्स को वोट करना चाहिए। तो यहाँ पे यस, इन दो हमें वोट मिल गए 300, ठीक है। मतलब क्या, ये फर्स्ट केस 50% वाला होगा, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस पास हो गया है। लेकिन क्या सेकेंड केस पास हुआ है, मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट कितने हैं 543 है, और इसमें 2/3 इसका निकाले तो बनता है 362। क्या इन्होंने वोट करा है, नहीं, तो क्या ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करा जाएगा, नहीं करा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन जो है वैलिड होना चाहिए, और ठीक है। अब इसी को हम नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे स्टेट का रेटिफिकेशन लगता है, नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट, मतलब यहाँ पे सिंपल स्टेट के केस में हम बात करें सिंपल मेजोरिटी की, वही हम सेंट्रल केस में बात करें 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, ठीक है। तो ये सेंटर का केस बनता है, और ये बनता है स्टेट का केस, मेजोरिटी सपोर्टेड बाय लेजिस्लेचर्स ऑफ नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट्स, जो कि हम फेडरल फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करते हैं, उसके लिए हमें ये स्पेशल मेजोरिटी फ्लेवर 3 लगता है। इसके बाद हम आते हैं फ्लेवर 4 पे, तो अ मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी सपोर्टेड बाय द रेटिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट्स। आई थिंक ये गड़बड़ हो गया है, तो इसको अभी हम हटा देते हैं, स्पेशल 4 को, मेजोरिटी 4 को, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, स्पेशल मेजोरिटी 4 में, इसमें हम बोलते हैं कि, एक मिनट, स्पेशल मेजोरिटी 4 में हम क्या बोलते हैं, द मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन, इसमें हम क्या बोलते हैं, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 of the total membership of the house। तो ये किसके लिए यूज होता है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट,
प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी 4 का हमें लगता है। ठीक है, तो अब उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तब हम आते हैं अपने प्रियम्बल पे, द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल है क्या? तो प्रियम्बल इज सेट द आइडियाज एंड गोल्स विच द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंटेंड टू अचीव थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो प्रियम्बल है इसको पास किया था थ्रू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो पंडित नेहरू लाए थे जनवरी 22 1947 में। ठीक है, अब बेरुबरी यूनियन केस में क्या बोलते हैं कि अ की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द मेकर्स, मतलब क्या, प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो इसका रोल क्या प्ले करता है? तो अ की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द मेकर्स, एक काफ़ी अच्छे लॉयर हैं नानी पलकीवाला, वो बोलते हैं आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। वहीं गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या होता है? तो प्रियम्बल कंटेन्स इन नटशेल इट्स आइडियल एंड इट्स एस्पिरेशंस, कि हमारे आइडियल्स क्या है, एस्पिरेशंस क्या है, उसको बताता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रियम्बल है। तो हम क्या बोलते हैं स्टार्टिंग में? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic, and republic, and to secure to all its citizens, जिसमें जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो अपनी पावर किससे डिफाइन करता है, कि कौन इसको पावर देता है? तो यहाँ पे हम, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, मतलब एक लीगल फिक्शन बनाया गया है यहाँ पे। इसके बाद एडॉप्टेड 26 नवंबर 1949, मतलब क्या, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ है? 26 डे नवंबर 1949 में। ठीक है, तो इसको हम अब मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। और इस 1949 में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, कुछ लॉज जो है पोर्शन इसका इम्प्लीमेंट किया गया था, फॉर एग्जांपल सिटीजनशिप। अब 26 जनवरी 1950 को हम इसे रिपब्लिक, सॉरी नॉट रिपब्लिक, आई थिंक इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। सॉरी 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, छब्बीस जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो 1885 में क्या होता है? INS, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म होता है। यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस शुरुआत में सेल्फ रूल की मांग करती है कि आप, हम मान लें क्वीन जो हम पे रूल कर रही है, लेकिन हम जो लॉज बनाए वो हमको बनाने दो, मतलब हमको हमको अपने ऊपर रूल करने दो। लेकिन आगे चल के लेफ्ट विंग क्या बोलते हैं कि नहीं, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, हम क्यों माने क्वीन का रूल, हम खुद अपना रूल्स लॉ बनाएंगे। ठीक है, तो 19 दिसंबर लाहौर में कांग्रेस खुद को कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर देती है। और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू क्या बोलते हैं कि 26 जनवरी को हम एज ए इंडिपेंडेंस डे मनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमें 15 अगस्त को ही इंडिपेंडेंस, आज़ादी मिल जाती है और हम इसको इंडिपेंडेंस डे मनाना शुरू कर देते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो चाहते थे कि 26 जनवरी 1950 को याद रखा जाए और 26 जनवरी को याद रखा जाए 1930 को। तो यहाँ पे क्या होता है, हम इसको जो रिपब्लिक डे 26 जनवरी को ऐसे रिपब्लिक डे मनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात करें नेचर ऑफ इंडियन स्टेट की। तो यहाँ पे हम देखते हैं सॉवरेन, इट कैन मेक और अनमेक एनी डिसीजंस विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ विदाउट इंटरफेरेंस बाय एनी अदर कंट्री। मतलब क्या, इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, वो कुछ भी रूल्स किस कंट्री से किस तरह डील करना है वो कर सकते हैं, कोई फॉरेन पावर हमको नहीं बताएगा
कि हमें किस तरह के रूल्स और किस कंट्री दूसरी कंट्री से किस तरह के रिलेशनशिप मेंटेन करना है। ठीक है, हमारी खुद की एक सॉवरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी है। उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक। Constitution ensures that creation and existence of the government it will be at the will of the people, मतलब people के according होगा through elections. Democracy denotes people's power and equal participation of all citizens in the polity. आर.सी. गोपाल मतलब यूनियन ऑफ इंडिया 1944 में कहा गया था। अब यहाँ पे अब्राहम लिंकन डेमोक्रेसी के बारे में क्या बोलते हैं। डेमोक्रेसी क्या होता है? गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। ठीक है, अब यहाँ पे दो टाइप की डेमोक्रेसी होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? जहाँ पीपल खुद अपने लॉज बनाते हैं। मतलब क्या, एक लॉज आएगा, पीपल सारे लोग कंट्री के सारे इंडियन सिटीजन इस पर वोट करेंगे और ये लॉ बन जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन चूंकि आज के टाइम पर ऐसा करना इम्पॉसिबल है, तो हम यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। मतलब कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और ये हमारे लिए लॉज बनाते हैं। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं रिपब्लिक पे। तो रिपब्लिक क्या होता है? द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, इट इज़ नॉट हेरिडिटरी मोनार्क। मतलब फॉर एग्जांपल यूके के केस में क्या है, किंग और क्वीन जो है वो एज ए रिपब्लिक ट्रीट किया जाता है, हेड ट्रीट, स्टेट का जो है हेड ट्रीट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट को हम हेड ट्रीट करते हैं। मतलब क्या, ये इलेक्ट होकर आते हैं। फॉर एग्जांपल अगली बार से द्रौपदी मुर्मू की कोई डॉटर या सन या रिलेटिव यहाँ पे प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो वहाँ प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन इसको इलेक्टेड होगा। मतलब क्या, इसको पब्लिक चुनेगी, हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, तभी जाके वो प्रेसिडेंट बन सकता है। इसके बाद हम आते हैं सोशलिस्ट पे। तो इंडिकेट्स द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द फिलोसफी ऑफ सोशलिज्म विच एम्स एट एलिमिनेशन ऑफ इनक्वालिटी इन इनकम एंड स्टेटस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। तो ये हमारा किस में कहा गया था? डी.एस. नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 में। लेकिन सोशलिज्म का ये इंडियन डेफिनेशन है, ये इंडियन डेफिनेशन है कि हम किस तरह सोशलिज्म को ट्रीट करते हैं। और सोशलिज्म को समझने से पहले हमें मार्क्सिस्ट और कैपिटलिज्म को समझना पड़ेगा। तो कार्ल मार्क्स एक थ्योरी देता है, वो बोलता है कि जो भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है उसका रीज़न क्या है? इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में क्या है? द सिस्टम, इकोनॉमिक बेस है उसका। द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्रीज, लैंड, कैपिटल, रिलेशनशिप्स फॉर्मिंग सोसाइटी फाउंडेशन। फॉर एग्जांपल एक खेत है, यहाँ पे दो राजू और श्याम खेती कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों मिलकर सारे डिसीजंस ले रहे हैं। ठीक है, आपस में मिलकर डिसीजन लेंगे, आपस में मिलकर खेती करेंगे। बाद में क्या होता है, इंडस्ट्रीज बनती हैं। अब इंडस्ट्री में क्या होता है, राजू जो है माइग्रेट हो जाता है, एक आईएएस ऑफिसर बन जाता है और दिल्ली चला जाता है। श्याम जो है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है और बेंगलोर चला जाता है। ठीक है, अब क्या पे हो गया, हमारे डिसीजन बढ़ गए। एक आईएएस ऑफिसर गवर्नमेंट का फेवर करेगा, बैंगलोर में इंजीनियर जो है कंपनी का फेवर करेगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, टैक्स नहीं लगना चाहिए। आईएएस ऑफिसर बोलेगा नहीं टैक्स लगना चाहिए, गवर्नमेंट का फेवर करेगा। करेक्ट। तो मतलब जिस तरह इकोनॉमी चेंज होती है उस तरह जो है सिस्टम भी इकोनॉमी का बेस चेंज हो जाता है। तो सुपर स्ट्रक्चर, सोसाइटी, लीगल, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल डिस्टिंक्शंस शेयर्ड बाय द इकोनॉमिक बेस। मतलब ये सब क्या होते हैं, इकोनॉमिक बेस को डिसाइड होते हैं। अब यहाँ पे कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि क्लास को स्ट्रगल करना पड़ेगा। हिस्ट्री इज अ स्टोरी ऑफ स्ट्रगल्स बिटवीन क्लासेस, द बोर्जुआस द ओनर्स वर्सेस प्रोलेटेरिएट मतलब वर्कर्स। अब यहाँ पे बोर्जुआस जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, सारा प्रॉफिट रख रहे हैं अपने पास में फ्रॉम द लेबर लीडिंग टू इनइक्वालिटी। इसके कारण क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी सोसाइटी में क्रिएट हो रही है। अब हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म मतलब क्या, सोशल चेंज ओकर्स where चेंजेस इन इकोनॉमिक फोर्सेस इन क्लास कन्फ्लिक्ट, मटेरियल कंडीशंस इन ड्राइव हिस्ट्री। मतलब क्या, पहले टाइम पे क्या हुआ करता है, मार्क्स बोलता है कि इगैलिटेरियन सोसाइटी हुआ करती थी, काफ़ी खूबसूरत यूटोपिया हुआ करता था। मतलब ये पूरा यूटोपिया और ये लैंड जो है
लोग इकट्ठा आपस में कवर करते थे, सारे मिलकर डिसीजन लेते थे और आपस में इक्वली आपस में बांट लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, प्रॉफिट हुआ तो कंपनी सारा प्रॉफिट खुद रख लेती है, यहाँ पे लेबर को कुछ नहीं मिल रहा है। करेक्ट। तो मार्क्स बोलता है कि हमें रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा। एंड एक्सप्लॉयटेशन इंटेंसिफाइज अंडर कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म के अंडर एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो वर्किंग क्लास विल रिवॉल्ट एंड एस्टैब्लिश अ क्लासलेस कम्युनिस्ट सोसाइटी। ठीक है। तो मार्क्सिस्ट एक थ्योरी देता है, स्टेट इज नॉट न्यूट्रल, मतलब स्टेट न्यूट्रल नहीं, इट सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लास। जो रूलिंग क्लास है उसको इंटरेस्ट सर्व करती है बाय मेंटेनिंग द स्टेटस क्वो एंड प्रोटेक्टिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी। द स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास ऑपरेशन एंड विदर अभी इसको हटना होगा आफ्टर द प्रोलेटेरियन प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन, मतलब हमारे रिवॉल्यूशन के बाद स्टेट को हटना होगा, अब लोग जो है स्टेट बनाएंगे। ठीक है। तो सोशल इवोल्यूशन इसके स्टेजेस है। पहले था क्या, फ्यूडलिज्म, मतलब एरिस्टोक्रेट डोमिनेट पीजेंट्स, मतलब एक आदमी हुआ करता था एरिस्टोक्रेट, ये पूरी लैंड का ओनर है। अब यहाँ पे ये वर्कर काम कर रहे हैं। अब ये एरिस्टोक्रेट के जो सारा प्रॉफिट है लैंड का, जितना भी अनाज है एरिस्टोक्रेट के पास जाता था और इन वर्कर को ये कुछ थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करता था, छोटा मोटा। इसके बाद आता है कैपिटलिज्म, मतलब बुर्जुआस, मतलब बुर्जुआस क्या बोलते हैं, ये डोमिनेट करते, इंडस्ट्री बनाते, भी इंडस्ट्री का ओनर, सारा प्रॉफिट इस इंडस्ट्रियल ओनर के पास जाता है। प्राइवेट ओनरशिप एंड प्रॉफिट ओरिएंटेड प्रोडक्शन। फिर इसके बाद आता है सोशलिज्म, वर्किंग क्लास सीजेस पावर, मतलब क्या, सोशलिज्म में क्या होता है, वर्किंग क्लास सीजेस पावर एंड प्रोडक्शन फॉर सोसाइटल गुड। सोशलिज्म में क्या बोलता है मार्क्स कि स्टेट जो है, वर्किंग क्लास जो है, जो अप्रेस्ड हो रही है, वो पावर लेती है और वो प्रोडक्शन करती है। मतलब यहाँ पे स्टेट डिसाइड करेगा कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, क्या नहीं प्रोड्यूस करना है, क्या अलाउ करना है, क्या नहीं अलाउ करना है। तो इसके बाद सोशलिज्म के बाद आता है कम्युनिज्म, क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी विद कलेक्टिव ओनरशिप। मतलब हम सोशलिज्म लाएंगे और धीरे 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 क्या होगा, हमें कम्युनिज्म देखने को मिलेगा, हमें कम्युनिज्म की तरफ इवॉल्व करेंगे, जहाँ पे क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी विद कलेक्टिव ओनरशिप फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड हम बांटेंगे। ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।